स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप गुजरात में जो प्लांट खुला है C295 एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का, उसको लेकर आप खबरें सुन रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो कदम है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या आपको पता है कि ये परफेक्ट टाइम है भारत के लिए इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए? क्योंकि $400 बिलियन की ये पूरी इंडस्ट्री है। मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, और इसमें डुओपोली है। 90% मार्केट जो है वो सिर्फ बोइंग और एयरबस ने घेर रखा है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से भारत अगर इसके अंदर एंटर करता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि दिवाली के समय इस समय आप सबसे कम दाम पर हमारे जो यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आई एम श्योर कल आप ये एक तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं और जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेन के प्रेसिडेंट हैं सॉरी, वो यहाँ पर इस तरह का पिक्चर सामने आ रहा था जहाँ पे गुजरात के अंदर वडोदरा में ये जो प्लांट की इनॉग्रेशन है वो किया जा रहा था। और उस समय पीएम मोदी ने कहा, ऑल ऑफ यू हैव विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब भारत के एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया किया जाए, भारत को एक हब बनाया जाए सिविल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो नया प्लांट इनॉग्रेट हो रहा है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा फ्यूचर नीड्स को देखते हुए। और भारत के नीड नहीं, यहाँ पर दुनिया की जो नीड्स हैं उसको भी भारत फुलफिल कर सकेगा। खैर, सबसे पहले मैं आपको इस डील के बारे में बता देता हूँ। क्या है ना कि वडोदरा के अंदर जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का कैंपस है वहीं पर बनाया जाएगा C295 डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये आप देख सकते हो पिक्चर में, और ये देश का पहला प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन है जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है आपका बनाया जा रहा है, प्राइवेट, ध्यान रखिएगा। और C295 प्रोग्राम के तहत 16 एयरक्राफ्ट ये हम स्पेन में जो एयरबस है वहां से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट वो भारत में ही बनाया जाएगा। मतलब यही जो वडोदरा के अंदर जो टाटा का प्लांट है वहीं पर इसको बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये भारत के मिलिट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि ये काफ़ी वर्सेटाइल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बताया जाता है। मतलब कई सारे मिशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारी सेना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, मैरी टाइम पेट्रोल करना हो समुद्र के ऊपर, एयरबोर्न वार्निंग सर्विलेंस सिस्टम हो गया उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। जो क्लोज एयर सपोर्ट होता है वहाँ पर, मेडिकल इवैक्यूएशन, VIP ट्रांसपोर्ट, कई सारी चीज़ों में। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसको भारत में बनाया जा रहा है, या फिर इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है ये अभी एक लंबा रास्ता है। ये इतना आसानी से ऐसा नहीं है कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं तो मतलब भारत एक बहुत बड़ा हब बन गया है। अभी हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, और इसी की वजह से जो हमें सबसे पहले देखना है वो है डुओपोली को ब्रेक करना। अब डुओपोली क्या है? बेसिकली आपने बोइंग और एयरबस के बारे में सुना होगा। तो क्या है कि दुनिया में लगभग जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उसमें 90% शेयर ये बोइंग और एयरबस का ही। मतलब आप भारत में भी देखिए, कहीं से भी अगर आप फ्लाइट लेते हो ना, तो जो फ्लाइट पर आप चढ़ते हो, भले ही वो कोई इंडिगो का हो या फिर एयर इंडिया का हो या फिर कोई भी कंपनी हो, लेकिन वो जो फ्लाइट बनाई गई है ना, वो जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है वो या तो बोइंग का होगा या तो एयरबस का होगा। और क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट सो इजी टू मेक, तो एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत का भी जो ड्रीम रहा है लंबे समय से कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने का भारत के अंदर, ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है और जिसको पूरा करने में हमें बहुत समय लग सकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, HAL के बारे में आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हम अभी फाइटर जेट्स तो बनाते हैं जैसे तेजस आपने सुना है, लेकिन वहीं अगर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो 19 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट ये भी HAL के द्वारा बनाया जा रहा है, अभी उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। लेकिन फुल कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें 150, 200, 250 लोग आ सकें, उस तरह के कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं चाइना का। चाइना अगर आप देखोगे कई दशकों के बाद जाकर
यहाँ पर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है कोमैक C919 उसको बनाने में सफलता हासिल किया है। लेकिन ये पिछले कई वर्षों से मेहनत है चाइना की जिसमें ये सफल हो पाया है और वो डायरेक्टली compete करेगा एयरबस और बोइंग के साथ। और ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बना तो लिया लेकिन अभी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन चाइना के इस एयरक्राफ्ट को नहीं मिला है। तो सोचिए चाइना तो कब से कोशिश कर रहा है और भारत ने जो अपनी जर्नी है कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने की वो अभी से स्टार्ट की है। और पिछले ही महीने मैं आपको बता दूं जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं KR नायडू भारत के अंदर, उन्होंने इंडिकेट किया था कि भारत बहुत जल्द यहां पर सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेगा और उन्होंने इसको लेकर प्लान भी बताया और कहा कि हम SPV दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे। देखो SPV क्या होता है, बेसिकली एक कुछ जॉइंट एग्रीमेंट टाइप का होता है, जैसे सरकार होगी उसके अंदर प्राइवेट कंपनी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एक साथ लाया जाएगा। ऑल्दो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि यहाँ पर जो सर्टेन कंपोनेंट्स हैं जैसे इंजन हो गया, वो सब चीज़ें हम अभी भी बाहर के ही देशों से खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम उसको अभी से बनाने लग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ बन जाए तो उसमें तो बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन एंड गोल हमारा यही है कि इंजन से लेकर हर एक चीज़ ये सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हो जो भारत में ही प्रोड्यूस हो। और जो मकसद है SPV का, स्पेशल पर्पस व्हीकल का, ये कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट करने का नहीं है, बट यहाँ पर भारत के अंदर एक रिवोल्यूशन लाने का, एक कहते हैं ना कंसेंसस डेवलप करने का है, ताकि जो भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो वो हम कर सकें। और देखिए इस SPV के अंदर बोइंग और एयरबस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें स्टार्टिंग में कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने हैं तो इनकी भी मदद लेनी होगी, ऑल्दो इनके पास ड्यूओपोली है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भारत कोशिश कर रहा है कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने का, ये सबसे सही समय क्यों है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखो पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इस समय सबसे सही टाइम है रिगार्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड भी ज़्यादा हो रही है इस समय और सप्लाई भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और भारत में आपको पता ही है 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और यहाँ पर सबका सपना है कि स्पेशली आपको पता है जो मिडिल क्लास है भारत के अंदर वो चढ़ना चाहता है एयरक्राफ्ट में। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 2047 तक बताया जा रहा है कि G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा आपको डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत में ही होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए अगर आप देखोगे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है पैसेंजर ट्रैफिक भारत के अंदर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। हर साल 2040 तक 6.2% की ग्रोथ होगी। ये मैं आपको कंपैरिजन में बता दूं, ग्लोबल एवरेज करीब 3.9% बताया जा रहा है। तो ग्लोबल एवरेज का ऑलमोस्ट डबल जो है ग्रोथ आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ग्रोइंग नीड्स है भारत के मिडिल क्लास की, भारत के लोगों की, इसी को देखते हुए यहाँ पर 1200 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अगले 20 सालों में यहाँ पर 2200 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सोचिए 2200 एयरक्राफ्ट। तो क्या आप चाहते हो कि 2200 एयरक्राफ्ट भी हम बाहर से इंपोर्ट करें? क्यों ना उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, असेंबली लाइन इसको भारत में ही बनाया जाए, ताकि इतना पैसा जो भारत खर्च करेगा वो हम किसी और देश को क्यों दें यहाँ पर। और भारत के पास अगर क्षमता है, अगर डिमांड है, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सबसे सही समय क्यों है वो भी एक और कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो डिलीवरीज हैं एयरक्राफ्ट की, उसमें भी आपको काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए बोइंग का जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। जैसे अभी इस साल अगर आप देखिए जनवरी के महीने में जो इनका 737 मैक्स जेट है, मैक्स 9 जेट, मिड एयर में ही उसका जो डोर है वो आपका निकल गया। सोचिए मिड एयर में निकल गया, बहुत ही स्कैरी था, जो पिक्चर्स वगैरह सामने आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर बोइंग के फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक को लेकर भी कुछ कहा है कि स्ट्राइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिलीवरी का शेड्यूल है, क्योंकि अगर इतनी सारी डिमांड आ रही है लैटिन अमेरिका में, हर जगह, भारत में हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो सही समय पे ऑर्डर पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ पर इनफैक्ट बोइंग के अलावा एयरबस की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पहले बोला था जुलाई के महीने में कि 800 जेट्स वो डिलीवर करेंगे इस साल, लेकिन उसको घटाकर 770 का कह दिया इन्होंने। मतलब दोनों ही जो सबसे मेजर प्लेयर हैं बोइंग और एयरबस, वो सही समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, डिलीवरी टाइम से हो नहीं पा रही है, तो ये सबसे सही समय है भारत के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करे और यहाँ पर दुनिया के लिए भी चीज़ें डिलीवर कर पाए। खैर, अगर हम बात करें करंट में भारत का स्टेटस क्या है, मतलब एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में करंट स्टेटस क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर क्या है कि रिसेंटली काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, बोइंग और एयरबस दोनों ने डेडिकेटेड रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत में सेटअप किया है। इसी साल जनवरी में, अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन बेंगलुरु। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका इनॉग्रेशन हुआ था ना, ये यूएसए के बाहर, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट था इसका, क्या कहते हैं, बोइंग का। और करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 43 एकड़ कैंपस में फैला हुआ, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट सर्विसेज ग्लोबल एयर स्पेस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल्दो भारत ने यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, उसकी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है दोनों को। हम बोइंग और एयरबस दोनों को कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, लेकिन ये ग्लोबल सप्लाई चेन का सिर्फ 5% हिस्सा है, और जिसकी वजह से अभी भी हम जो क्रिटिकल और हाई कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है, वो भारत बिल्ड नहीं कर पाया, वो हम सप्लाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कल टाटा एयरबस प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एक शुरुआत है। ये हमें कमर्शियल एयरक्राफ्ट में जो चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी देगा, एंड दैट इज़ वाई ये टाटा एयरबस प्लांट काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इन सब चीज़ों को लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन था, व्हाई इट्स द राइट टाइम फॉर इंडिया टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवेंट्स हैं उसको अरेंज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।